नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं कांग्रेस की खबर के साथ। दरअसल कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर विधायकों से दूसरे दिन भी आज चर्चा जारी है। विधायकों से 1-to-1 संवाद का कार्यक्रम, जिसका आज दूसरा दिन पीसीसी वॉर रूम में विधायकों से संवाद चल रहा है। आपको बता दें कि आज उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विधायकों से चर्चा हो रही है। प्रदेश प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा संवाद कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीएम गहलोत भी इस चर्चा में मौजूद हैं। तो कल आपने देखा 1-to-1 संवाद की शुरुआत हुई और आज उसका दूसरा दिन है। दरअसल इसका मकसद फीडबैक लेने की कोशिश है विधायकों से कि उनके क्षेत्र में किस तरह से सरकारी योजनाएं चल रही हैं और क्या कुछ जनता का मन है। कुल मिलाकर विधायक के नब्ज और जनता को मन टटोलने की कोशिश के रूप में इस 1-to-1 संवाद को देखा जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से पीसीसी वॉर रूम में तमाम विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। आज 3 संभाग हैं जिनकी विधायकों से चर्चा हो रही है। मेवाड़ की बात करूंगी। मेवाड़ से कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। राजस्थान सरकार की जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी। मेवाड़ में 9 सीटें हैं। पूरे उदयपुर जिले की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि संभाग बदल गया है, बांसवाड़ा अलग संभाग हो गया है। निश्चित रूप से हमारी ज्यादातर सीटें कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार की कार्यशैली आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री की है और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज जमीनी पे काम कर रहा है, तो हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे और रिजल्ट हम आपको 23 में बताएंगे। धन्यवाद। जो वक्त तो गुजर जाता है उसको याद नहीं करना, ठीक है? वो यहाँ बाहर निकलना, अंदर के फिर भी वो बात अंदर की क्या तैयारियां हैं? पार्टी की सब तैयारी है बिल्कुल। मेवाड़ में क्या रहेगा? उदयपुर में 2 ही सीट जीत पाए आप 9 में से पिछली बार, इसलिए इस बार मेवाड़ तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है सत्ता का। उदयपुर जिले में दो जीते थे, अब दूसरे वाले 2 जीतेंगे, हम दूसरे जीत जाएंगे। सचिन हमारे संवाददाता इन तमाम खबरों के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे सचिन का रुख करते हैं। सचिन, देखिए 10 बजे का वक्त था कि संवाद की शुरुआत होनी थी, अब 11 बज चुके हैं, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। क्या कुछ अंदर से खबरें सामने आ रही हैं कि वही क्वेश्चन जो कल बांटा गया था तमाम विधायकों को, उसी को फिल करने के लिए कहा गया है? देखिए, आज अगर सुबह की घटनाक्रम की बात करें तो 10 बजे तक केवल एक विधायक यहाँ पे मौजूद थे। वो थे गणेश घोगरा, जो समय से पहुंचे थे। उसके बाद प्रीति शक्तावत आई और उसके बाद कुछ और विधायक यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नहीं पहुंचे थे, लेकिन सीएम अशोक गहलोत उनसे पहले पीसीसी वॉर रूम में पहुंच गए थे। और अब क्योंकि 11 बज चुके हैं तो अब जो है रायशुमारी शुरू हुई है। कुछ देर पहले ही रायशुमारी शुरू हुई है और अभी भी उदयपुर संभाग के जो तमाम पूरे विधायक हैं वो नहीं आए हैं। केवल आधा दर्जन विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं। उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो कांग्रेस के 11 विधायक वहां से चुनकर आए थे और एक निर्मला जो है खड़िया है, जो निर्दलीय विधायक है, रमीला खड़िया जो है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे तकरीबन 12 विधायकों को उदयपुर संभाग की जो बैठक शुरू हुई है इसमें पहुंचना था, लेकिन अभी तकरीबन 6 से 7 विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या माने, क्या वो विधायक आएंगे या देरी हो सकती है उनके पहुंचने में? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है, सचिन पायलट के समर्थक भी चूंकि अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर विधायक चुनकर पहुंचे थे, वो पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं? उनमें से कोई अगर दिख रहा हो तो वो बताइए, या उनके पहुंचने की कितनी संभावना? देखिए, उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो उदयपुर संभाग में गजेंद्र सिंह शक्तावत जो थे वो सचिन पायलट के कोर समर्थक थे। उनके साथ वो मानेसर भी गए थे, लेकिन उनका देहांत हो गया और उनकी पत्नी प्रीति सिंह शक्तावत जो है वो उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। उदयपुर से वो विधायक हैं, लेकिन उदयपुर संभाग से वो विधायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो आलाकमान के साथ हैं, यानी अब वो पायलट के समर्थक विधायक उनको नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो उदयपुर संभाग में पायलट के समर्थक कोई भी विधायक नहीं है। भरतपुर संभाग का जब नंबर आएगा तो आपको बड़ी संख्या में पायलट समर्थक विधायक जो हैं वहां पे पहुंचते हुए दिखाई देंगे। अगर अभी पहले, क्योंकि उदयपुर संभाग की शुरुआत हुई और उदयपुर संभाग में इस तरह की स्थिति नहीं बन रही है। उदयपुर संभाग अपने आप में वैसे भी कांग्रेस के पास बहुत मजबूत स्थिति नहीं है कांग्रेस की। हालांकि 11 विधायक उनके जीत कर आए थे 28 में से। टोटल अगर सीटों की बात की जाए तो टोटल 28 सीटें उदयपुर संभाग में आती हैं। उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है। इन जिलों से टोटल 28 सीटें हैं, जिसके
जिसके ऊपर से 11 कांग्रेस ने जीती और एक जो है रमीला खड़िया जो कि निर्दलीय वहां से चुनाव जीत कर आई थी। सचिन, यानी आप कुल मिलाकर बता रहे हैं कि अलग अलग 100 बांटेगा, यानी कि अभी भरतपुर, उदयपुर और फिर कोटा इस तरह से चलेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, चूंकि पूर्वी राजस्थान जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, गढ़ माना जाता है, ईआरसीपी का मुद्दा भी यहाँ पे जोर शोर से उठाया गया। अभी हाल ही में अमित शाह भी पूर्वी राजस्थान का दौरा करके निकले थे, तो माना जा रहा था कि सेन लगाने की कोशिश है। किस तरीके के सवाल जवाब यहाँ पर विधायकों से किए जा रहे हैं, और क्या सिर्फ सवाल जवाब पीसीसी चीफ या फिर तमाम जो दिग्गज नेता बैठे हैं उनसे किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, या फिर कोई समस्या भी विधायकों की पूछी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी उदयपुर संभाग का जो रायशुमारी वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद में कोटा संभाग जो है वो आएगा, उसमें 4 जिले हैं, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। और उसके बाद सबसे अंत में भरतपुर का नंबर होगा। भरतपुर, उसमें करौली जिला है, भरतपुर जिला है, आपका सवाई माधोपुर जिला है और धौलपुर जिला है। तो ये जो इस तरह से क्रम आज रहेगा, सबसे पहले उदयपुर संभाग अभी चल रहा है, उसके बाद कोटा संभाग के विधायक पहुंचेंगे और उसके बाद में सबसे लास्ट में भरतपुर संभाग के विधायकों को बुलाया गया। पूर्वी राजस्थान को लेकर जो आपका सवाल है, देखिए पूर्वी राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि हमने बात की, उदयपुर संभाग में 28 सीटें हैं और उसमें से 11 कांग्रेस के पास है। लेकिन अगर इसके उलट देखा जाए तो भरतपुर संभाग में कांग्रेस बहुत मजबूत है। कांग्रेस ने भरतपुर संभाग में केवल 1 सीट लूज की थी, धौलपुर की, जो है कुशवा रानी जो बिल्कुल सचिन, और देखिए इसीलिए कहा जाता है प्रवेश द्वार, एंट्री पॉलिटिक्स की राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पूर्वी राजस्थान। लिहाजा आज की जो बैठक है 1-to-1 संवाद काफी मायने रखती है। नजर बनाए रखिएगा सचिन, आगे आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उदयपुर संभाग के विधायकों के साथ चर्चा हो रही है, कुछ देर हालांकि जरूर लगी संवाद की शुरुआत में, चूंकि सिर्फ बताया गया कि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और उसके बाद पीसीसी चीफ अब मौजूद हैं, इसके साथ साथ रंधावा भी मौजूद है और लगातार विधायकों से 1-to-1 करके फीडबैक जानने की कोशिश। बहरहाल इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई, आगे आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अगली खबर कोटा से लेते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के सवालों का जवाब देने नहीं पहुंचे हैं विधायक भरत सिंह। कोटा स्थित आवास पर ही मौजूद है सांगोद विधायक भरत सिंह। जयपुर पहुंचकर सवालों के जवाब देने के बजाय व्हाट्सएप पर फीडबैक भेज दिया गया। आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं तमाम विधायकों से, और यहां पर खबर ये कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के सवालों का जवाब देने नहीं पहुंचे भरत सिंह। चलिए बात अब बीजेपी की करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का आज जोधपुर दौरा है। आज ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे सीपी जोशी। ओसिया में सीपी जोशी का जबरदस्त स्वागत किया गया। ग्रामीण कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। उम्मेदनगर की तस्वीर, जहां पर ट्रैक्टर की सवारी करते हुए सीपी जोशी भी नजर आए हैं। यहाँ देखिए किस तरह से ग्रामीण कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आपके सामने जहां पर ट्रैक्टर की सवारी कर रहे हैं सीपी जोशी। वहीं सीपी जोशी आपको बता दें कि जोधपुर के बाद बीकानेर के लिए भी रवाना होंगे, चूंकि आज बीजेपी महाघेराव करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इसमें शिरकत करेंगे। कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का पहुंचकर घेराव करेंगे। पब्लिक पार्क में एक सभा का आयोजन भी है, जिसे संबोधित सीपी जोशी करेंगे। साथ साथ खबर यह भी कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी इस जन आक्रोश महाघेराव में मौजूद रहने वाले हैं। 3 बजे संभाग स्तरीय की बैठक भी होगी। बीकानेर संभाग के बीजेपी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। चूरू, हनुमानगढ़, श्रीनगर जिलों के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। मनीष हमारे संवाददाता बीकानेर से इस खबर पर लाइव ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, चूंकि हम देख रहे हैं जन आक्रोश महाघेराव अलग अलग जिलों में लगातार बीजेपी कर रही है सरकार के खिलाफ, कुल मिलाकर हल्ला बोल, किस तरह की तैयारी, किस तरह की हलचल इस बार बीकानेर में आपको देखने को मिल रही है? जी, प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी पहली बार बीकानेर आने जा रहे हैं और बीकानेर में इस चुनावी साल में जो है बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और यहाँ जो पब्लिक पार्क है वहाँ पर बीजेपी की ओर से महाघेराव का आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की जुटने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर जो मंच है ये सजाया हुआ है, मंच पर
आप देखें कि जिस तरीके से पहले हुआ था कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया था पोस्टर से, लेकिन इस बार वसुंधरा राजे, सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़, चूंकि राजेंद्र राठौड़ भी नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं तो इनको काफी तवज्जो दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी। आज सीपी जोशी आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का भी दौरा है, किस तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरने की योजना है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ पूरे राजस्थान में जन आक्रोश के कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उसी सिलसिले में बीकानेर में आज बीकानेर शहर और देहात जिले की तरफ से बीकानेर का ये जबरदस्त कार्यक्रम जन आक्रोश का रखा गया है और उसके बाद में सारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन यहाँ से जाकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं। विजय जी, कितनी संख्या में कार्यकर्ताओं की जुटने की संभावना जताई जा रही है? मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं को गिनना मुश्किल हो जाएगा, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे और ये अभी शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे कार्यकर्ता और अधिक सक्रिय होते जाएंगे, जनता और अधिक पार्टी के पास आती जाएगी और निश्चित रूप से चुनाव आते आते ऐसा लगेगा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। जनता की दुविधाओं को कम करेगी भारतीय जनता पार्टी। बीकानेर से ही 3 मंत्री हैं, बीडी कल्ला, गोविंद राम मेघवाल, लेकिन जिस तरीके से एक तरीके से बीकानेर में देखा जाए जो विकास है, कहीं ना कहीं पर बीकानेर संभाग होते हुए भी पिछड़ा हुआ नजर आता है। तीनों मंत्री एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने पत्रिकाओं में देखा होगा कि एक कैबिनेट मंत्री को दूसरे मंत्री के लिए ये कहना पड़ा कि कम से कम मैं तो भाई चुप रहूंगा। हम इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि सब अपने अपनी डफली में बजाने में लगे हुए हैं, किसी का विकास की तरफ ध्यान नहीं है। अभी कल ही बहुत प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मुखियाओं ने इस विभाग के बारे में बहुत हास्यास्पद टिप्पणी की है, वो हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। मनीष जरा यहाँ पर कार्यकर्ताओं से पूछिए कि खुद गहलोत सरकार ने तो 3 मंत्री बीकानेर संभाग से दिए, यानी तवज्जो कुल मिलाकर दे दी है बीकानेर को, तो कैसे काट करेगी बीजेपी? पूरे बीकानेर संभाग के जिले के पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, मेयर, प्रधान, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, सभी की एक मीटिंग हमारी होगी। जो संगठन महामंत्री सीपी जोशी जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, नेता प्रतिपक्ष, इन सब के सानिध्य में और सभी कार्यकर्ताओं को एक जोश भरा जाएगा कि अब कांग्रेस सरकार की विदाई शुरू हो चुकी है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर रहकर संघर्ष करें। निश्चित तौर पर देख सकते हैं आप, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। सीपी जोशी का यहाँ स्वागत भी किया जाएगा। इसके अलावा जो सीपी जोशी है वो बीकानेर संभाग के 4 जिले यानी गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर के पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे। उनमें जीत का जो मंत्र है वो भी फूंका जाएगा और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बीकानेर में बीजेपी की ओर से कुर्सियाँ लगाई हुई है, पंडाल सजाया हुआ है, साथ ही साथ में गर्मी जो बीकानेर है यहाँ पर गर्मी पारा जो है वो काफी चढ़ा हुआ, उसको लेकर के कूलर की भी व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी से निजात मिल सके। लेकिन जिस तरीके से बीकानेर में गर्मी का आलम बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से धीरे धीरे जो है अब राजनीतिक जो बिसात हैं वो भी बिसना शुरू हो चुकी हैं। राजनीति बिल्कुल, राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा है और जाहिर तौर पर गर्मी का असर जो है वो कार्यकर्ताओं के जोश पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जोश, उत्साह जबरदस्त है। मंच की तस्वीरें भी आप हमें मनीष लगातार दिखा रहे हैं। ये बता दीजिए जरा, कितने बजे सीपी जोशी के पहुंचने का कार्यक्रम है? राजेंद्र राठौड़ को लेकर आपके पास क्या अपडेट? जी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जो हैं लगभग 12:30 बजे यहाँ मंच पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद में इनके साथ में जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। वहीं पर दूसरी ओर लगभग 3 बजे के करीबन पार्क पैराडाइज में बीकानेर संभाग के पदाधिकारियों की ये बैठक लेंगे। बैठक के बाद में लॉ कॉलेज का जो छात्र संघ कार्यालय है उसका भी उद्घाटन जो है सीपी जोशी करेंगे। और सबसे पहली बात की जिस तरीके से जो सीपी जोशी हैं वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार इस संभाग के दौरे पर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जनता के बीच पहुंचने का सिलसिला अब पार्टियों का शुरू हो गया है और बीजेपी कुल मिलाकर चुनावी बोर्ड में शुक्रिया, बहुत बहुत जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आपने देखा किस तरीके से अब कुछ ही देर में सीपी जोशी यहां पर पहुंचेंगे, राजेंद्र राठौड़ पहुंचेंगे। उनके नेतृत्व में एक बड़ी जन आक्रोश यहां पर महाघेराव की तैयारी बीजेपी की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की बार बार चेतावनी पर भी नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार तो मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने पायलट के खिलाफ कार्रवाई की चुनौती दी है। झुंझुनू के खेतड़ी के टीबा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मौजूदगी में कहा कि हिम्मत है तो पायलट के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये राजस्थान की 36 कौम, सभी धर्मी जात, धर्म और जाति और बिरादरी का नौजवान आपके पीछे खड़ा जी जान के लिए, जी जान देने के लिए। और जिस दिन मैं चैलेंज
अनुशासन की कार्रवाई करके पायलट साहब के करके बताओ। छत्ती का दूध याद आ जाएगा, छत्ती का दूध याद आ जाएगा और क्या चलेगा फैसला सही से भारत। और अतीक अशरफ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अशरफ हत्याकांड पर अब आपको बता दें कि जांच कमेटी मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगी। स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की याचिका पर सुनवाई होनी है। प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में अतीक अशरफ की हत्या हो गई थी। 15 अप्रैल को मेडिकल के दौरान गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी गई थी और इसको लेकर कई सवाल राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठे, विपक्ष की तरफ से उठे। लिहाजा अब ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देश की सर्वोच्च अदालत 24 अप्रैल को सुनवाई करेगी। स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दरअसल आज लॉरेंस की पेशी होनी है पटियाला हाउस कोर्ट में। कुछ ही देर में पेशी होगी। बताया जा रहा है कि एनआईए की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया है लॉरेंस को। पंजाब की जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बंद था और उसे दिल्ली लेकर लाया गया और अब एनआईए कुछ ही देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने जा रही है। राजस्थान और गैंगस्टर अर्शदीप के मामले में पूछताछ भी हो सकती है। साथ ही साल 2022 में जो तमाम मामले दर्ज हुए उसको लेकर भी एनआईए पूछताछ कर सकती है। तो कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। पंजाब की जेल में बंद था गैंगस्टर लॉरेंस, जिसे एनआईए दिल्ली लेकर आई और अब कुछ ही देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। न सिर्फ पेशी होगी बल्कि राजस्थान गैंगस्टर अर्शदीप के मामले में एनआईए पूछताछ भी कर सकती है। आपको बता दें कि 2022 में जो मामले दर्ज हुए उसको लेकर भी पूछताछ होनी है। हमारे संवाददाता शंकर आनंद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शंकर, कितने बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है और किस मामले में पेशी होगी, जरा ये भी बताइए। देखिए, जिस वक्त से आज लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला स्थित कोर्ट में पेश किया जाएगा तो तकरीबन आधा घंटा का वक्त और लग सकता है और आधे घंटे के बाद लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला कोर्ट स्थित जो एनआईए की विशेष कोर्ट है वहां पे पेश किया जाएगा। और जिस वक्त अगर इस पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस वक्त से इस मामले में बाकायदा आज कोर्ट में पेश करने के बाद आज उसके प्रोडक्शन वारंट से एनआईए की टीम हेडक्वार्टर लेके जाएगी और वहां पर जाकर पूछताछ करेगी। जिस वजह से राजस्थान से जुड़े हुए एक मामले में साल 2022 में एनआईए के द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया था, तो उसी मामले में आगे की पूछताछ करने के लिए लॉरेंस को प्रोडक्शन वारंट से बठिंडा जेल से दिल्ली लाया गया है। हालांकि कल ही उसकी पेशी होनी थी, लेकिन कल जब तक दिल्ली लाया गया था तब तक काफी लेट हो चुकी थी, कोर्ट का वक्त भी निकल चुका था, इसलिए आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है और पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और उसके बाद देखना लाजमी होगा। आपके पास क्या जानकारी है? चूंकि अर्शदीप मामले में पूछताछ के लिए तैयार बैठी है एनआईए, कितने दिन की रिमांड मांग सकती है? देखिए, कोशिश तो ये होगी कि कम से कम 14 दिनों की रिमांड एनआईए के द्वारा मांगा जा सकता है और रिमांड मांगे जाने के बाद आगे की जो पूछताछ होगी उसमें राजस्थान से जुड़े उन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। जिस तरह से राजस्थान में एक अर्शदीप का जो एक नेटवर्क तैयार किया गया था, जिस तरह से वहां पर मामले को रजिस्टर करने के बाद किस तरह से खालिस्तान और आतंकियों से जुड़ा हुआ इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मामला है, कई एंगल से इस पे जांच पड़ताल हो रही है और लिहाजा ये पूछताछ काफी मायने रखती है। माना जा रहा है कि 14 दिन की यहाँ पर रिमांड मांग सकती है एनआईए। बहरहाल देखना होगा कोर्ट कितने दिन की रिमांड की मंजूरी देती है। शंकर, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बिहार के पटना में अचानक तेल के गोदाम में आग लग गई। आग लगते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना अग्निशमन को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल आग बुझाने का काम चल रहा है। घटना पटना सिटी के मंगल तालाब के पास हुई है, जहां पर रिफाइंड ऑयल के गोदाम में आग लगी और आप देखिए कितनी जबरदस्त आग है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको आसमान में काला गुबार नजर आ रहा है। आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही है। ये बिल्डिंग में कुछ नहीं है। वहीं मुंबई के मंडला के एक कबाड़ गोदाम में भी भीषण आग लग गई। आग मानखुर्द इलाके में लगी है।
आग की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। आग की लपटें दूर दूर तक दिख रही थी, इतनी ऊंची थी कि दूर से इन्हें देखा जा सकता था। हालांकि कबाड़ गोदाम में लगी आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस भीषण आग से लाखों का माल जलकर राख हो गया है। कबाड़ का गोदाम और इसीलिए आग बहुत तेजी से फैली। हमारी सोसाइटी के बाहर का एरिया है, ये अनऑथोराइज स्ट्रक्चर है जो जला है, इसे हमारी सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब कैसा ये अनऑथोराइज स्ट्रक्चर लोग बना लेते हैं, फिर ऐसे हादसे हो जाते हैं, लोगों के माल का नुकसान होता है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये आग अभी कंट्रोल में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के करनाल जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के तरावड़ी में एक राइस मिल की 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। इमारत में राइस मिल के मजदूर सोते रहे और कई मजदूरों को मलबे के नीचे दबे होने की आशंका भी है। हालांकि 2 मजदूरों की मौत की जानकारी मिली है। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस, सामाजिक संस्थाएं मौके पर पहुंची हुई हैं। मजदूरों को मलबे से निकालने का काम लगातार चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। खबर है कि इस बिल्डिंग में करीब 100 से ज्यादा मजदूर सोते हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मेजबानी के लिए मशहूर अपनायत के शहर जोधपुर को एक सनकी युवक ने शर्मसार कर दिया। इस युवक ने एक विदेशी महिला के साथ अश्लील हरकत की और इसकी इस गंदी हरकत का वीडियो विदेशी सैलानी के मोबाइल में कैद हो गया। दरअसल दक्षिण कोरिया की ब्लॉगर युवती ब्लू सिटी जोधपुर घूमने आई हुई थी। जब युवती भीतरी शहर के पचेटिया हिल के खूबसूरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, इसी दौरान युवती को एक युवक ने अश्लील इशारे किए। आरोपी की इस हरकत को युवती ने कैमरे में कैद कर लिया। युवती ने इस वीडियो को अब सोशल मीडिया पर अपडेट करते हुए पुलिस को भी टैग किया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सदर कोतवाली थाने में आज एक महिला, जो फॉरेन महिला, विदेशी महिला जोधपुर भ्रमण करने के लिए आई थी, ब्लॉगर है वो, तो उसके द्वारा मैं सोशल मीडिया पर उसने कोई पोस्ट डाली, उसके माध्यम से हमें पता चला कि उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार किसी लड़के ने किया है। उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके और तुरंत डिटेन किया और उसे कानूनन हमने गिरफ्तार किया। उसके पश्चात अब हम जो उसकी मेडिकल टीम के द्वारा भी उसकी जांच कराएंगे मानसिक तौर से, और अगर उसे किसी उपचार की जरूरत होगी तो वो भी हम यथासंभव प्रयास करें। और इसी खबर के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।